Hi friends, welcome to Star Academy. In previous video, we have seen that Coulomb's law, and today we are going to discuss the difference between electrostatic force and gravitational force. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है Coulomb's law. So can anybody tell me what is the statement of the Coulomb's law? जो Coulomb's law का जो statement है वो क्या है? The electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. और जो हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे, कूलम फोर्स भी बोलेंगे. ओके, तो ये आपको पता रहना चाहिए. और जो हमारा एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन हो क्या है, F इक्वल टू सी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और जो सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी, 9 इंटू 10⁹. जो सी की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹. और जो सी है, द वैल्यू ऑफ द सी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू थिंग्स. फर्स्ट है मीडियम और सेकंड है यूनिट. फर्स्ट है मीडियम और सेकंड है यूनिट. इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट ए यूनिवर्सल फोर्स. व्हाई इट इज नॉट ए यूनिवर्सल फोर्स? बिकॉज जो सी है वो सी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. द वैल्यू ऑफ द सी डिपेंड्स अपॉन मीडियम. अगर सब मान लो कंसिडर करो दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2. अगर मैंने एयर या वैक्यूम में प्लेस किया तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अलग रहेगा. मान लो अगर मैंने वाटर में प्लेस किया है, ग्लास में प्लेस किया है, डायमंड में प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज होगा. क्योंकि जो सी है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो फोर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सी आ रहा है. और जो सी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम. अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो सी की वैल्यू चेंज होगी, और सी की वैल्यू चेंज होगी तो अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी. सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे दो मासेस है m1 एंड m2, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सभी जो मासेस है m1 एंड m2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. ओके, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. अगर मैंने यही मासेस अगर मैंने मून पे प्लेस किया तो जितना फोर्स अर्थ सरफेस पे लग रहा था उतना ही फोर्स मून पे लगेगा. जितना फोर्स अर्थ सरफेस पे लग रहा था उतना ही फोर्स मून पे लगेगा. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर. F इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर. और जो यहाँ पे जो g है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहाँ पे जो g है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मासेस है m1 एंड m2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. अगर यही मासेस अगर मैं मून पे अगर मैंने प्लेस किया या अदर प्लैनेट पे प्लेस किया तो जितना फोर्स अर्थ सरफेस पे लग रहा था उतना ही फोर्स मून पे लगेगा या अदर प्लैनेट पे लगेगा. क्योंकि यहाँ पे जो जी है, जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगर आप ये जो m1 है, m1 एंड m2 अगर आपने एयर या वैक्यूम में प्लेस किया तो उतना ही फोर्स रहेगा. अगर वाटर में प्लेस किया या ग्लास में प्लेस किया उतना ही फोर्स रहेगा. सो जो जी है, जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, एक यूनिवर्सल फोर्स है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स. और नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The electrostatic force is not a universal force. Why it is not a universal force? हमने देखा है उसका रीज़न क्या है. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में देखो यहाँ पे C आ रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे क्या आ रहा है, G आ रहा है. तो G यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहाँ पे जो C है एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है. यानी कि जो C है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक मीडियम और सेकंड है यूनिट. तो C यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे G वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना. जी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट जो सी है द वैल्यू ऑफ द सी इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम. इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज नॉट ए यूनिवर्सल फोर्स. सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज नॉट ए यूनिवर्सल फोर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इक्वल टू सी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी. एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले सेम है. यहाँ पे न्यूमरेटर में Q1 Q2 है और यहाँ पे m1 m2 है, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी स्क्वायर है. सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है सी और ये जी है. तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है और जी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में जो सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है वो क्या है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट हम सिमिलरिटी देखेंगे. उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है. ओके, फर्स्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो यू कैन सी हियर
F, what is the formula of electrostatic force? F equal to C Q1 Q2 by R square. और what is the formula of gravitational force? F equal to G M1 M2 by D square. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि F और R के बीच में रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है? इनवर्स है. So F is inversely proportional to the square of the distance between them. So electrostatic force और जो gravitational force है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो F और R के बीच में जो रिलेशन वो कैसा है? इनवर्स है. सो जो भी ये जो लॉ है उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. सेकंड है सेंट्रल फोर्सेस. सेकंड है सेंट्रल फोर्सेस. तो अगर मैं नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे दो मासेस है M1 एंड M2. दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं. बट कैसे फोर्स लगा रहे हैं? सेंटर टू सेंटर. सेंटर टू सेंटर वो फोर्स लगा रहे हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. तो यहाँ पे कैसे फोर्स लगा रहे हो? सेंटर टू सेंटर. हमेशा याद रखो कि जब भी कोई मासेज है, जो कोई भी अगर चार्जेस है, अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे तो कैसे लगाएंगे? सेंटर टू सेंटर लगाएंगे. ओके, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों भी सेंट्रल फोर्सेस को फॉलो करते हैं. थर्ड है कंजर्वेटिव नेचर. वी हैव टू ऑब्जेक्ट A एंड B. आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B. अगर मैं पाथ 1 से जा रहा हूँ तो मैंने कितना वर्क किया? W. अगर मैं सेकंड पाथ से जा रहा हूँ तो मैंने कितना वर्क किया? W. अगर मैं थर्ड से जा रहा हूँ तो मैंने कितना वर्क किया? W. और अगर मैं फोर्थ पाथ से जा रहा हूँ तो मैंने कितना वर्क किया? W. आप बोलेंगे सर हाउ कैन इट पॉसिबल? यहाँ पे तो पाथ अलग अलग है, डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है तो वर्क भी बढ़ेगा ना. बट जो कंजर्वेटिव नेचर होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, वो उसमें क्या होता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. भले आप पाथ 1 से जाओ, 2 से जाओ, 3 से जाओ, 4 से जाओ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. वर्क डन सेम रहेगा भले आप 1 से जाओ, 2 से जाओ, 4 से जाओ. जो वर्क है, वर्क इज ऑलवेज सेम. वर्क इज ऑलवेज सेम. सो जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वर्क है, जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो जहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों भी कंजर्वेटिव फोर्स को फॉलो करते हैं. दोनों भी कंजर्वेटिव फोर्स को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है पॉइंट चार्जेस एंड पॉइंट मासेस. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q1 है और एक Q2 है. ओके, अगर मैं Q1 पे बैठ के देखूँ तो जो सामने वाला जो चार्ज है Q2 मुझे एक पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए. इट शुड बी अपीयर एज अ पॉइंट. अगर मैं Q2 पे बैठ के देखूँ तो मुझे सामने वाला जो चार्ज है Q1 वो एक मुझे पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए. एंड इट इज सेम थिंग फॉर द मासेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सपोज यहाँ पे मासेस है M1 एंड M2. अगर मैं M1 पे बैठ के देखूँ तो जो सामने वाला जो मासेस है, ओके, सामने वाला जो मासेज है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, एक मुझे पॉइंट की तरह मुझे नजर आना चाहिए. मीन्स इट शुड बी अपीयर एज अ पॉइंट. अगर मैं M2 पे बैठ के देखूँ तो मुझे जो M1 है वो एक पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए. इट शुड बी अपीयर एज अ पॉइंट. तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्जेस और जो पॉइंट मासेस है ना, वो कैसे रहना चाहिए? हमें एक पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए. मीन्स इट शुड बी अपीयर एज अ पॉइंट. पॉइंट की तरह वो हमें दिखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ. F इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड बॉडी. फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड बॉडी. नाउ वी टॉक अबाउट द पॉइंट चार्जेस. यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q1 एंड Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगेंगे. कितना फोर्स लगेंगे हमें पता है. यू नो दैट what is the formula of electrostatic force? F equal to C Q1 Q2 by R square. F equal to C Q1 Q2 by R square. तो जो Q1 है और जो Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो कितना लगा रहे हैं? F. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Q1 है, Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q2. और Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q1. बट अगर मैंने सपोज कोई थर्ड चार्ज को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, अगर मैंने कोई एक थर्ड चार्ज को मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो फिर क्या होगा? तो अगर मैंने थर्ड चार्ज को अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे जो Q1 है और Q2 है दोनों में जो लगने वाला जो फोर्स है उतना ही रहेगा पहले जितना लग रहा था. बट यहाँ पे जो टोटल फोर्स रहेगा Q1 पे, बट यहाँ पे जो टोटल फोर्स रहेगा Q1 पे वो चेंज होगा. क्यों? क्योंकि पहले ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे. बट अगर ये थर्ड चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा था पहले? Q2. बट अब कौन कौन लगाएगा? Q1 पे कौन लगा रहा है? Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा. अगर हम नाउ आई टॉक अबाउट द Q2. तो यहाँ पे Q2 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? पहले Q1 लगा रहा था, अब Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगा रहा है. जो टोटल फोर्स रहेगा Q2 पे वो चेंज होगा. बट इस दोनों के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा पहले जितना था. ओके, भले आप इसके आगे में बहुत सारे अगर चार्ज भी प्लेस करो तो इनके बीच में जो जितना फोर्स रहेगा उतना ही रहेगा.
ओके, सिर्फ क्या होगा कि जो टोटल फोर्स है वो चेंज होगा। फिर आप इट इज द सेम थिंग्स फॉर द मासेस। ओके, इट इज द सेम थिंग फॉर द मासेस। मासेस के लिए भी वही होगा। सपोज ये हमारे पास दो मासेस है M1 एंड M2, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, F इक्वल टू G M1 M2 बाय डी स्क्वायर। अगर मैंने थर्ड मास को प्लेस किया तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उतना ही रहेगा, सिर्फ जो टोटल फोर्स रहेगा M1 पे वो चेंज होगा। पहले M1 पे कौन फोर्स लगा रहा था, M2। ओके, पहले M1 पे कौन फोर्स लगा रहा था, M2, और M2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, M1। बट अगर मैंने थर्ड मास को मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि M1 पे पहले M2 लगा रहा था, बट अब M1 पे M3 भी फोर्स लगाएगा। सो जो टोटल फोर्स रहेगा वो चेंज होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द M2। M2 पे पहले कौन फोर्स लगा रहा था, M1, और अभी M3 भी उस पर फोर्स लगा। सो जो टोटल फोर्स रहेगा M2 पे वो क्या रहेगा, वो चेंज होगा। बट इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा, F इक्वल टू G M1 M2 बाय डी स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो सिमिलरिटी है, तो ये इतने सारे पॉइंट थे, उनके बीच में इतनी सारी सिमिलरिटी थे। अब हम क्या देखेंगे, उनके बीच में डिसिमिलरिटी क्या क्या है। ओके, उनके बीच में डिसिमिलरिटी क्या क्या है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो डिसिमिलरिटी पॉइंट है वो हम देखेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स। ओके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओनली अट्रैक्शन नेचर का होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बोथ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नेचर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन नेचर का भी होता है और रिपल्शन नेचर का भी होता है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन नेचर का होता है। सेकंड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज a universal force। ग्रेविटेशनल फोर्स इज a universal force एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट a universal force, है ना। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम यूनिवर्सल फोर्स क्यों बोलते हैं, हमने एक्सप्लेन किया है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स क्यों होता है, क्योंकि जो जी होता है, जो जी यहाँ पे क्या है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है, जी इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ द मीडियम। जी यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट ए यूनिवर्सल फोर्स। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट यूनिवर्सल फोर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके फॉर्मूले में सी आ रहा है, और जो सी है, सी इज ए डिपेंड्स ऑन द मीडियम। सी इज ए डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जो सी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मीडियम पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यूनिवर्सल फोर्स नहीं होगा। बट जो जी है, जी इज ए यूनिवर्सल फोर्स, क्योंकि जो जी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। जो जी है, कैपिटल जी, इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए भले उसको आप अर्थ पे, अगर आप कोई मासेस अर्थ पे प्लेस करो या मून पे प्लेस करो या अदर प्लैनेट पे प्लेस करो, उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उतना ही रहेगा। सो जो जी है वो क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है। जो थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लार्ज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो स्मॉल होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो लार्ज होता है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लार्ज और ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये थे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पॉइंट। तो आपको ये लर्न करना है, मेमोराइज करना है। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप हियर।